हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख गया होगा दोस्तों कि आज का जो हमारा डिस्कशन है वो होने वाला है बीपीएससी 134 बुक पे। ठीक है, ये जो बुक है ना, ये पॉलिटिकल साइंस की बुक है और इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ। आज हम लोग इस बुक पे डिस्कस करेंगे। इस बुक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें टोटल 4 खंड हैं, जिसमें से 2 खंड का डिस्कशन मैं आप लोगों से अभी करवाऊँगा। अभी आप लोगों से मैं 2 खंड, 2 ब्लॉक्स डिस्कस करूँगा और वो जो 2 ब्लॉक्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहले ब्लॉक्स में कौन-कौन से चैप्टर हैं और फिर दूसरे ब्लॉक में कौन-कौन से चैप्टर हैं। इसके लिए मैं ज़रा इसको नीचे कर दूँ। हाँ, तो ये रहा। 1 सेकंड, हाँ, आ गया। पहला जो ब्लॉक है इसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ, दूसरा है मूलभूत संकल्पनाएं, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा के तत्व, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विकास। और जो खंड 2 है, ब्लॉक 2 है, इसमें 4 चैप्टर हैं। पहला यथार्थवाद, दूसरा है व्यवस्था उपागम, तीसरा है निर्भरता सिद्धांत और चौथा है रचनावाद। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि ये वाला जो फर्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, फर्स्ट चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ, इसमें छोटे-छोटे टॉपिक्स जो दिए गए हैं ना, इसी को इलैबोरेट करके इस वाले में समझाया गया है और इसी को अच्छे से विस्तृत करके इस वाले में समझाया गया है। तो मतलब मेरा कहना ये है कि यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए हैं ना, इसको हम लोग पूरे अच्छे से यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे चैप्टर 1 में। यहाँ पर केवल उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि इसमें और इसमें नहीं होंगे। ठीक है? तो इसमें मतलब ये वाला और ये वाला अगर हम डिस्कस कर लेते हैं तो इस वाले ब्लॉक 1 का जो इकाई 1 है, इकाई 1 है, इसका हम लोग 60 टू 80% कवर कर लेंगे। तो इसको भी शॉर्ट में समझते हैं। इसके बाद है मूलभूत संकल्पनाएँ, इसको मैं समझाऊँगा नहीं, ये बहुत छोटा-सा मतलब या बकवास सा टॉपिक है, ठीक है? लेकिन इतना है कि मैं इसमें थोड़ा बहुत बता दूँगा, जैसे कि आप लोग ये समझ लीजिएगा कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप लोग एग्ज़ाम में उसके आंसर कर पाएँगे, ठीक है? उसके बाद है तीसरा, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? इसमें प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताया गया है। तो ये इतना समझ गए आप? इसके बाद ये जो इकाई 5 और इकाई 6 है ना, इसको भी मैं एकदम शॉर्ट में बताऊँगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है या आते भी हैं या आएँगे भी तो 1 या 1-1 क्वेश्चन दोनों से आ सकते हैं और उसके अलावा इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आ सकते हैं, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? तो मतलब अभी हमें समझना है यथार्थवाद को, रचनावाद को। रचनावाद भी बहुत ज़्यादा कोई डिटेल वाला टॉपिक नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरनाक टॉपिक है यथार्थवाद, इसको समझते हैं और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विकास को समझते हैं, ठीक है? तो अभी मैं सबको डिलीट कर देता हूँ, मतलब सारे जो पेन्स हैं उसको मैं इरेज़ कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये मैं नीचे जा रहा हूँ, देखिए। ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ, पहला टॉपिक जिस पे हमें डिस्कशन करना है, ठीक है? आगे देख लेते हैं क्या लिखा गया है इसमें। तो ये है प्रस्तावना पर, इस पे हमको डिस्कस। तो यहाँ रहा यथार्थवाद। देखिए दोस्तों, इसको मैं अभी विस्तार से नहीं बताऊँगा क्योंकि इसका जो एक पूरा का पूरा चैप्टर है, हम लोगों को आगे इसको डिस्कस करना है, तो इसको छोड़ के आगे चलते हैं। इसके बाद है उदारवाद। उदारवाद पे हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि यथार्थवाद को आगे मैं बताऊँगा ही, लेकिन थोड़ा उदारवाद को बता देता हूँ। तो ऐसा है कि यथार्थवाद की अगर हम बात करें तो वो राज्य की शक्ति पर जोर देता है। यथार्थवाद कहता है कि राज्य ही सब कुछ है, ठीक है? यथार्थवाद कहता है कि राज्य ही जो है ना वो सब कुछ है। इतना क्लियर हो गया? लेकिन ये जो उदारवाद है, ये कहता है कि नहीं भाई, यह जो क्या कहते हैं, राज्य है ना, ये सब कुछ नहीं है, अपितु यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है। ये उदारवाद का कहना है कि व्यक्ति जो है ना, वो अपने आप में सर्वोच्च है, व्यक्ति ही सब कुछ है, वो अपनी स्वतंत्रता को स्वयं निश्चित कर सकता है, वो अपने सहयोग को स्वयं निश्चित कर सकता है, वो अपनी शांति के लिए कुछ भी कर सकता है और वो अपनी प्रगति के लिए कुछ भी कर सकता है। इतना क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद जो है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके अधिकारों और उसके संपत्ति पर जोर देता है। ठीक है? और यह इस बात पर भी जोर देता है कि एक व्यक्ति ही जो है ना, संघर्ष और युद्ध को नियंत्रित करता है। इतना क्लियर हो गया? और यहाँ यह जो है ना उदारवाद, यह इस बात पर भी जोर देता है कि सहयोग और समझौते के माध्यम से समाज के संघर्षों को हल किया जा सकता है। इतना क्लियर हो गया या नहीं हुआ? मतलब ऐसा है कि उदारवाद जो है ना, मूल रूप से व्यक्ति की शक्ति पर आधारित है, व्यक्ति की जो कल्पना है, व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, उस पर आधारित है। उदारवाद कहता है कि विश्व में ये जो हमारी राजनीति है या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें व्यक्ति
जो एक व्यक्ति है ना वही सर्वभीतिव्य है, मतलब वही सबसे ऊपर है, वही सबसे उच्च है, वही स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकता है, वही सहयोग कर सकता है, वही समझौता को स्वीकार कर सकता है, वही शांति को बनाए रखने के लिए आगे आ सकता है, वही प्रगति में भी मतलब कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र में प्रगति कर सकता है। उदारवाद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को पूरा-पूरा हक है कि वो ऐसा है, एग्ज़ाम्पल से समझ लीजिए कि किसी भी 2 व्यक्ति को पूरा-पूरा हक है कि वो सामान्य स्थिति से अपनी स्टार्टिंग करे और एक आगे चला जाए और दूसरा पीछे रह जाए। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, लेट्स सपोज़ मुझे एक उद्योगपति समझ लीजिए जिसके पास 50 करोड़ रुपए हैं और आपने आपको भी एक उद्योगपति समझ लीजिए, आपके पास भी 50 करोड़ रुपए हैं, ठीक है? अब ऐसा है कि उदारवाद कहता है कि दोनों ने शुरुआत तो 50 करोड़ रुपए से की, लेकिन किसी में ज़्यादा परिवर्तन आ गया और किसी के उद्योग में कम परिवर्तन आया। मान लेते हैं मेरा उद्योग नहीं चल पाया, ज़्यादा अच्छे से मैं अपने उद्योग धंधे को नहीं चला पाया और मेरे पूँजी में वृद्धि हुई 25 करोड़ रुपए की। मतलब मेरा पूँजी, निवेश और मुनाफ़ा सबको मिला के मेरे हुए 75 करोड़ रुपए और आप लोगों के निवेश में, आप लोगों की पूँजी में, आप लोगों के मुनाफ़े में कह लें कि 75 करोड़ की वृद्धि हो गई, ठीक है? अब 50 करोड़ प्लस 75 करोड़, ठीक है? तो 50 करोड़ प्लस 75 करोड़ बराबर 125 करोड़। मतलब यहाँ पर ये है कि शुरुआत एक ही जगह से हुई, लेकिन दोनों में से एक आगे निकल गया, एक पीछे रह गया। तो उदारवाद इसको सही मानता है, उसका कहना है कि व्यक्ति भले ही शुरुआत कहीं से करे, ठीक है? लेकिन अगर वो आगे जाता है तो उसके पथ में किसी और को बाधक नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये जो व्यक्ति पर आधारित जो ये वाद है ना, व्यक्ति पर आधारित जो ये विचारधारा है ना, इसीलिए इसको व्यक्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या डिस्कस करना है। इसमें और कुछ ज़्यादा मतलब जानने के लायक नहीं है और एग्जामिनेशन में शायद इससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं। अगर आ भी जाता है तो आप लोग इतना समझ गए, तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से आगे इसके साथ डील कर पाएँगे, ठीक है? अब ऐसा है ना कि जब आप यथार्थवाद को समझ लीजिएगा ना, तो यथार्थवाद के बिल्कुल विपरीत है उदारवाद। तो यथार्थवाद को तो मैं पूरे डिटेल में बताऊँगा। तो यथार्थवाद में जितनी बातें होंगी ना, उसको सबको विपरीत करके लिख दीजिएगा, उदारवाद में आपका काम चल जाएगा। अब आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, तो ऐसा है कि यथार्थवाद और उदारवाद दोनों की एक तरह से समझ लीजिए आलोचना की गई, दोनों की बुराई की गई, तो बुराई कैसे की गई वो हम लोग अभी बात कर लेते हैं उसपे। तो सबसे पहले बात करें तो हम लोग बात करते हैं मार्क्सवाद के बारे में। आप लोग जब बीपीएससी 131 बुक पढ़ रहे होंगे ना फर्स्ट ईयर का, तो आप लोगों ने मार्क्सवाद के बारे में पढ़ा होगा। तो मार्क्सवाद एक विचारधारा थी जिसके जन्मदाता थे कार्ल मार्क्स। यह एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ और विचारक हुए, ठीक है? और ये पत्रकार भी थे अपने समय में। तो ये अपने क्रांतिवादी विचारधाराओं के माध्यम से मार्क्सवाद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ये जो मार्क्सवाद है ना, वास्तव में ये एक तरह से यथार्थवाद और उदारवाद का एक अच्छा खासा विकल्प है। मतलब यथार्थवाद और उदारवाद को मिश्रित करके यह एक तोड़ निकाल करके हमारे सामने प्रस्तुत करती है। अब मार्क्सवाद क्या कहती है वो समझिए। मार्क्सवाद कहती है कि देखिए, साम्राज्यवादी जो राज्य है ना, उसमें समृद्ध और शक्तिशाली शासक वर्गों के हित को पूरा करने हेतु किसी को भी मतलब नीचा दिखाया जा सकता है, ठीक है? और इसीलिए मार्क्सवाद कहती है कि ये गलत है। और मार्क्सवाद कहती है कि समाज जो है ना वो अर्थशास्त्र के आधार पर विभाजित है, गरीब और अमीर समाज के 2 वर्ग हो गए हैं और इसलिए मार्क्सवाद कहती है कि ये गलत है। समाज में जो है ना ये गरीबी और अमीरी तबके को नहीं होना चाहिए। ये क्या करता है ना, एक तरह से गहरी खाई पाटने का काम करता है, गहरी खाई बाँटने का काम करता है। ठीक है? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कार्ल मार्क्स जो कि इस मार्क्सवाद के विचारक थे, उन्होंने इतिहास को मतलब इस मार्क्सवाद के इतिहास को 5 चरणों में रखा है। उन्होंने सबसे पहले कहा है कि देखिए आदिम साम्यवाद जहाँ हर कोई समान है और अमीर और गरीब के बीच कोई सामाजिक विभाजन नहीं है। पहला इनका ये है, पहला मोटो ये है कि ये जो समाज है ना यह साम्यवाद हो सकता है, यहाँ पर हर कोई समान है, यहाँ ना तो अमीर होंगे ना तो गरीब होंगे, ठीक है? दूसरा सामंतवाद है जहाँ समाज 2 प्रमुख सामाजिक वर्गों अथवा अर्थात जमींदारों और दासों में विभाजित हो जाता है और यहीं पर वर्ग संघर्ष जो है ना सामंतवाद को पूंजीवाद में बदल देता है। मतलब वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि जब अमीर वर्ग और गरीब वर्ग नहीं होंगे तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि समाज 2 वर्गों में विभाजित हो जाता है। पहला हिस्सा जमींदारों या हो जाता है, जमींदारों का हो जाता है, दूसरा हिस्सा दासों का हो जाता है। अब जमींदार जो है दासों का शोषण करते हैं, इससे वर्ग संघर्ष की जो है ना उत्पत्ति होती है। मतलब एक वर्ग दूसरे वर्ग से संघर्ष करने लग जाता है। अब ऐसा है कि जिसका शोषण होगा वो तो आवाज़ उठाएगा ही और किसके किसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा? तो शोषित करने वाले वर्ग के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। अब शोषित वर्ग क्या करेगा? शोषण शोषण होने वाले वर्ग को दबाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा है ना
इससे क्या होगा कि वर्ग संघर्ष उत्पन्न होगा और इससे क्या होगा कि ये जो सामंतवाद या साम्यवाद या मार्क्सवाद है ना, ये पूंजीवाद में बदल जाएगा। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया? अब मार्क्सवाद जो है ना, मजदूर वर्ग की क्रांति के लिए बुर्जुआ वर्ग को हटाने और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी समाज बनाने का आह्वान करते हैं। मार्क्सवाद कहता है कि देखो भाई, समाज में जो है ना, ये पूंजीपति लोग जो है ना, ये गरीब और बुर्जुआ वर्ग को एकदम शोषित करते हैं, उनका जो है ना दोहन करते हैं, उनसे कम कम पैसे दे करके ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते हैं। ऐसे में जो है ना हमारे समाज में समाजवादी समाज की परिकल्पना नहीं हो सकती, हमारे समाज में सभी बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए हमें ऐसे वर्ग को उखाड़ कर फेंकना होगा जो कि पूंजीपति हैं और दूसरे वर्गों का शोषण करते हैं, दूसरे वर्गों को अपने कब्जे में रखते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि मार्क्सवाद जो है ना, ऐसी विचारधारा है जिसमें ये कहा जाता है कि राज्य नहीं होना चाहिए। राज्य जो है ना, एक तरह से शक्ति का साधक है, सत्ता का साधक है, और यह जो है ना मनुष्यों पर, राज्य के अंदर मौजूद जितने भी पुरुष और स्त्री हैं, जो मनुष्य हैं, उस पर अत्याचार करता है। राज्य नहीं होना चाहिए, मतलब राज्य विहीन समाज होना चाहिए। उसके बाद मार्क्सवाद कहता है कि ये जो समाज है ना, इसको वर्ग विहीन होना चाहिए। ना कोई अमीर रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा, ना कोई बुर्जुआ वर्ग रहेगा, ना कोई पूंजीपति वर्ग रहेगा। फिर मार्क्सवाद ये भी कहता है कि ठीक है भाई, जितने भी संसाधन है ना, उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, अर्थात उनको सभी वर्गों में बराबर बराबर विभाजित कर देना चाहिए। ठीक है? अब मार्क्सवाद ये भी कहता है कि कोई भी पूंजीपति वर्ग जो है ना, उनके संसाधनों को राष्ट्रीयकृत कर देना चाहिए और उनके जितने भी संसाधन हैं, उनके जितने भी आय के स्रोत हैं, उनको गरीब और मजदूर वर्गों में बांट देना चाहिए। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यही मार्क्सवाद है। और मार्क्सवाद की अवधारणा जो है ना, 20वीं सदी में एक तरह से मार्क्सवाद की अवधारणा से ही प्रेरित होकर रूस में मार्क्सवादी सरकार की स्थापना हुई थी। ठीक है? और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये मार्क्सवाद जो है ना, ऑलमोस्ट मृत हो गया था, क्योंकि इसमें जो कुछ नियम थे ना, वो बहुत कट्टर नियम थे। ठीक है? मार्क्सवाद कहता था कि कोई वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, कोई अमीर ना रहेगा, कोई गरीब ना रहेगा। तो अब ऐसा तो संभव है ही नहीं, तो मार्क्सवाद एक तरह से मृत हो गया। ये जो विचारधारा थी, ये एकदम समाप्त हो गई। ठीक है? बाद में 1970 के आसपास में मार्क्सवाद को फिर से जीवित किया गया, जिसे नव मार्क्सवाद के नाम से जाना गया, या फिर संरचनात्मक मार्क्सवाद के नाम से जाना गया। ठीक है? और यह जो नव मार्क्सवाद है ना, ये थोड़ा बहुत लचीला हो गया, और इसमें कहा गया कि ठीक है, यह जो है ना, वर्ग विहीन समाज ना हो, वर्ग वाला समाज ही हो, लेकिन वह विश्व व्यवस्था सिद्धांत पर आधारित हो, जहां पर विश्व के अंदर समान व्यवस्थाएं लागू की जा सके। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, नारीवाद पर बात करते हैं। ये आलोचनात्मक सिद्धांत तो आप समझ गए कैसे ये आलोचना करता है। तो चूंकि मैंने अभी आप लोगों को तुरंत बताया किसके बारे में, उदारवाद के बारे में। उदारवाद कहता है कि व्यक्ति कहीं से कहीं पहुंच सकता है। ठीक है? व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता, अपनी संकल्पना होनी चाहिए, लेकिन मार्क्सवाद कहता है ऐसा नहीं है। व्यक्ति को इतना भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए कि वो एक दूसरे से आगे निकल जाए। वो कहता है कि सभी को बराबर होना चाहिए। तो एक तरह से क्या है, आलोचना हुआ। ठीक है? इतना क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नारीवाद। तो नारीवाद के भी बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना, नारीवाद यह भी एक विचारधारा थी जो नारियों के हृदय में पनपी थी। ठीक है? और इसकी शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में यूरोप में उभरी हुई महिलाओं के द्वारा। ठीक है? यूरोप में बहुत सी महिलाओं ने छोटे-मोटे संगठन बनाए थे। ठीक है? और संगठन के माध्यम से वे अपनी बातों को जो है ना डिस्कस करते थे और फिर समाज में रखते थे, और उनके खिलाफ उन वो जो समाज में कुरीतियाँ थी ना, उनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। और आज भी समाज में बहुत सारी नारीवादी कुरीतियाँ मौजूद हैं। हम ये कह लें कि नारियों के खिलाफ आज भी समाज में जुल्म हो रहा है। तो नारीवादी सोच के अंतर्गत यूरोप में महिलाएँ थी, और उन्होंने तर्क दिया कि वो जो स्त्री के रूप में परिवर्तित हुई, स्त्री के रूप में उन्होंने जो जन्म लिया है ना, यह एक जीव विज्ञान का हिस्सा है। उनमें ये जो इनको जो ये शरीर मिला है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ठीक है? वो कहते हैं कि देखो भई, ये जो महिलाओं को जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमिका में चुनौती दी जाती है ना, ये गलत है। ठीक है? महिलाओं के लिए ऐसा समाज क्यों बनाया गया है कि महिलाओं को घरेलू काम करना पड़ता है और पुरुषों को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने की सुविधा दी जाती है। तो महिलाएँ इसका विरोध कर रही हैं। वो कहती हैं कि ये जो है ना, ये गलत है। महिलाओं को क्यों आखिर घरेलू काम में बाँध कर रखा गया है? महिलाएँ भी तो स्वतंत्र हैं, वो भी तो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में, सार्वजनिक क्षेत्रों में काम कर सकती है। ठीक है? तो इस तरह से नारीवाद जो है ना, एक तरह से नारीवादी विचारधारा से जो ओत-प्रोत होते हैं ना, वो कहती हैं कि यह जो है ना, ये जो पुरुष है, पितृसत्तात्मक जो समाज है, पितृसत्तात्मक पुरुष समाज है, यह गलत है। ठीक है? नारीवादी कहती हैं
कि यह जो विभाजन किया गया है पुरुषों और स्त्रियों का, यह कृत्रिम है और अप्राकृतिक है। मतलब प्रकृति ने ऐसा कोई विभाजन नहीं किया था। प्रकृति ने, मतलब प्रकृति जिन्होंने हमें जन्म दिया है पुरुषों और स्त्रियों को, इन्होंने ऐसा कोई विभाजन नहीं किया था। ये तो पुरुष हैं और ये तो ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो कि क्या कर रही है, ऐसा निजी विभाजन कर रही है जो कि महिलाओं के हित में नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। महिलाएं कहती है कि यह जो है ना, या नारीवादी सोच कहती है कि समाज को पितृसत्तात्मक नहीं होना चाहिए, और वो कहती हैं कि महिलाओं को भी निर्णय लेने की अनुमति होनी चाहिए और स्त्री अपने पसंद की जो चाहे वो कर सकती है। ठीक है, और नारीवादी ताकतें कहती हैं कि लिंग जो है ना, मतलब पुरुष पुरुष का एक पुरुष लिंग होना या महिला लिंग होना, यह केवल एक जैविक अंतर है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और नारीवादी ताकतें अंत में कहती हैं कि महिलाओं को अपना भेद मानने की आवश्यकता है। वो इस बात पर जोर देती हैं कि महिलाओं को पुरुष पहचान की आवश्यकता नहीं है, महिलाएं पुरुष पर निर्भर नहीं है, बल्कि ये जो महिलाएं हैं ये स्त्रीत्व का आनंद ले सकती हैं, क्योंकि इन्हें प्रकृति से कुछ विशेष चीजें प्राप्त हुई हैं, कुछ विशेष सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, जैसे कि बच्चों को जन्म देना। तो बच्चा पैदा करने की खुशी जो है ना, नारीवादी ताकतें मना सकती है। ठीक है, और फिर वो ये कहती है कि ये जो देखभाल की जो प्रवृत्ति समाज के माध्यम से इन्हें दी गई है, तो यह भी एक तरह से सही है और इसमें भी वो अपने जीवन का आनंद ले सकती है। यह नारीवादी ताकतों के संबंध में कही गई एक इम्पोर्टेंट बात थी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उत्तर संरचनावाद, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये एक एक तरह से इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इसको छोड़ के चलते हैं, क्योंकि इससे मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन आएगा। मैं इसको भी बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वीडियो लंबा हो जाएगा और रात को मैं अभी ऑलमोस्ट 12:30 बजने वाले हैं, ठीक है? फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो केवल उतनी बातें ही बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और आपके हित में है, ठीक है? मुझे कोई यहाँ पर, या आप लोगों को कोई अरस्तू नहीं बनना है, या फिर जॉन लॉक, हॉब्स, मैकियावेली जैसे कोई विचारक नहीं बनने हैं हमें, तो हमें बस इतना ही पढ़ना है जितना कि हमें आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कस हमें करना है। मूलभूत संकल्पना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत शॉर्टकट में मैं छोटी-मोटी जो बातें हैं ना वो बता दूँगा। इतना आप लोग जान लीजिए कि इससे भी क्वेश्चन नहीं आने के चांसेस हैं, ठीक है? बहुत कम, एक आध क्वेश्चन आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय शक्ति का विचार, तो राष्ट्रीय शक्ति का मतलब समझते हैं? शक्ति का मतलब क्या हुआ? शक्ति का मतलब हुआ कि ऐसी व्यवस्था या ऐसी ताकत जिसके माध्यम से, अगर हम राजनीति में बात करें या फिर राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर बात करें, तो शक्ति का मतलब हुआ ऐसी ताकत जिसके माध्यम से कोई भी पुरुष या कोई भी व्यवस्था है ना, किसी भी दूसरे पुरुष और व्यवस्था पर शासन कर सकता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? तो यही शक्ति है। तो अब राष्ट्रीय शक्ति के विचार पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ऐसा है कि राष्ट्रीय शक्ति को परिभाषित करने का, अगर हम परिभाषित करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रयोग करने वालों और उन लोगों के बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध जिनके ऊपर इसका प्रयोग किया जा रहा है, यही राष्ट्रीय शक्ति है। ऐसा है कि प्रयोग करने वाला, मान लेते हैं एक नेता है इंडिया में, ठीक है, प्रधानमंत्री का उदाहरण लेते हैं, मोदी जी का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रयोग करने वाले हुए, ये शक्ति का प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं कि ठीक है, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति को मुफ्त मिलेगा सितंबर तक। तो देखिए, इनके पास शक्ति थी, इन्होंने शक्ति का प्रयोग किनके किनके ऊपर किया? पुरुषों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर किया, व्यक्तियों के ऊपर किया। एक निश्चित भूखंड और भू क्षेत्र के अंदर किया और कहा कि 5 किलो चावल प्रत्येक पुरुष और महिला को मुफ्त में दिया जाएगा। तो यही है राष्ट्रीय शक्ति। राष्ट्रीय शक्ति का मतलब हुआ क्या? तो एक ऐसा मनोवैज्ञानिक संबंध जिनमें शक्ति को इस्तेमाल करने वाला और शक्ति जिस पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो दोनों आपस में जुड़े होते हैं, तो वही राष्ट्रीय शक्ति की संकल्पना है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब इतना तो समझ गए। अब है राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व का निर्धारण कैसे हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आर्गोस्की नाम से एक बहुत बड़े विचारक हुए, ठीक है, एक राजनीतिज्ञ हुए, उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति के तत्व को 2 भागों में वर्गीकृत करने की कोशिश की। पहला है प्राकृतिक निर्धारक और दूसरा है सामाजिक निर्धारक, ठीक है। तो प्राकृतिक निर्धारक में उन्होंने रखा किसको? तो भूगोल को रखा, संसाधन को रखा और जनसंख्या को रखा, और सामाजिक निर्धारक में उन्होंने रखा आर्थिक विकास को, राजनीतिक संरचना और राष्ट्रीय मनोबल को। तो देखिए, तो राष्ट्रीय शक्ति की अगर हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग कहाँ हो सकता है। तो वास्तव में ऐसा है कि राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग एक निश्चित भूखंड में हो सकता है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हो सकता है। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया?
अगर भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं रहेगा, भौगोलिक क्षेत्र नहीं रहेगा तो फिर शक्ति का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? इतना क्लियर हो गया। अब कोई भौगोलिक क्षेत्र है, उसका कोई निश्चित आकार तो होगा ही, इतना भी समझ में आ गया। अगर कोई आकार नहीं होगा, छोटे आकार का होगा तो उस पे राष्ट्रीय शक्ति का उतना प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, जितना बड़ा आकार होगा राष्ट्रीय शक्ति का प्रभाव उतना ज़्यादा होगा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसी तरह स्थान की बात कर लेते हैं। ऐसा है कि स्थान से हम ये समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वो जो स्थल है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, वो किस स्थान पर बसा हुआ है, इसके माध्यम से भी उसके राष्ट्रीय शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं इंग्लैंड का। एक समय था, इंग्लैंड जब 18वीं 19वीं शताब्दी में ऐसी स्थिति में था, ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में था, ऐसी जगह पर था, ऐसे स्थान पर था, जहाँ से उसने विश्व भर में अनेक देशों को मतलब कह लें कि अपना गुलाम बनाया था और एक बहुत बड़ी सेना स्थापित कर ली थी। तो ये किसके बदौलत किया था इसने? तो इन्होंने अपने स्थान का फ़ायदा उठाया था। वो ऐसे स्थान पर मौजूद था, जहाँ से वो लगभग सभी देशों में शासन कर सकता था। तो यह भी एक राष्ट्रीय शक्ति की संकल्पना है, जिसका बखूबी इस्तेमाल किया था इंग्लैंड के नागरिकों और इंग्लैंड के सरकारों ने। इतना क्लियर हो गया? जलवायु की बात कर लेते हैं। ऐसा है कि राष्ट्रीय शक्ति को प्रभावित करने वाला एक कारक जलवायु भी है। अब मान लेते हैं कि जलवायु अगर सही ना हो, तो क्या कोई राष्ट्र बहुत अच्छे से अपने आप को लंबे समय तक अस्थायी रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। मान लेते हैं भारत में आज 20 वर्ष के लिए सुखाड़ की संभावना आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, तो क्या भारत अपने आप को स्टेबलाइज़ कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो जलवायु भी एक तत्व है और यह एक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है? अब है स्थलाकृति। तो ऐसा है कि किसी भी देश की मैदानी और कृत्रिम सीमाएँ जो है ना, इसे विस्तारवाद की चपेट में ला सकती है और अटलांटिक और प्रशांत महासागर ने यूएसए को ऐसी शक्ति प्रदान की। ऐसा है, देखिए यहाँ पर मैंने बुक के 2 लाइन उठाए हैं, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा है ना कि कोई भी स्थलाकृति किसी देश में, जैसे कि अपने अपने भारत देश में 5 तरह की स्थलाकृति पाई जाती है। जैसे एक पर्वत है, पठार है, मैदान है, उसके बाद आपको ये तट है और एक पर्वत है, पठार है, मैदान है, तट है और समुद्र है शायद। समुद्र नहीं है, पर्वत, पठार, मैदान, उसके बाद तट और एक हाँ, मरुस्थल है, ठीक है? तो 5 तरह की स्थलाकृतियाँ हैं। तो ऐसा है कि यह भी एक तरह से ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान करती है राष्ट्रीय शक्ति के विचार को मूर्त रूप देने में। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन। अब ऐसा है कि कोई राष्ट्र है, कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी होगी। अगर संसाधन ही नहीं होगा तो फिर वो जो राष्ट्र है, वो आत्मनिर्भर कैसे होगा? वो दूसरे पर निर्भर होगा अपने संसाधनों की पूर्ति हेतु, तो फिर क्या वो जो है अपनी शक्ति का सही तरह से प्रयोग कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो प्राकृतिक संसाधन भी एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसा है कि एक भौगोलिक क्षेत्र है, अब उसमें 5 लाख की जनसंख्या, उसमें से 4 लाख जनसंख्या निहायत ही नालायक, निकम्मा, बेरोज़गार, अनपढ़ किस्म की जनसंख्या है, तो क्या वह राष्ट्रीय शक्ति के विचार को समझ पाएगी या फिर राष्ट्रीय शक्ति में कोई महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। अगर वहीं पर साक्षर शिक्षित लोग होंगे तो वो उन पर जो राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग होगा, तो वो बहुत अच्छे तरीके से उन पर शक्ति का प्रयोग होगा। अब है आर्थिक विकास। तो ऐसा है कि आर्थिक विकास का स्तर जो है ना राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करता है। अब ऐसा है कि कौन देश कितना विकसित है, अगर जो देश जितना विकसित होगा, जिस देश के या जिस भौगोलिक क्षेत्र के आय के स्रोत जितने ज़्यादा होंगे, उस क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग उतना ज़्यादा होगा और शक्ति जो है उतनी ही ज़्यादा अस्थायी होगी। औद्योगिक क्षमता भी एक महत्वपूर्ण कारक है राष्ट्रीय शक्ति के विचार को अमूर्त रूप देने में। ऐसा है कि कोई देश है या कोई एक भौगोलिक क्षेत्र या कोई एक राष्ट्र है, अगर वहाँ पर उद्योग धंधे नहीं होंगे, तो वहाँ पर रोज़गार सृजन नहीं होगा। रोज़गार सृजन नहीं होगा तो शक्ति का बखूबी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, ठीक है? प्रौद्योगिकी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय शक्ति के विचार को अमूर्त किया जा सकता है। अब ऐसा है कि नई-नई टेक्नोलॉजी, अब मान लेते हैं कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है, अब चूँकि अभी हमारे देश में या हमारे पूरे विश्व भर में इंटरनेट की डिमांड सबसे ज़्यादा है, इंटरनेट एक मूलभूत आवश्यकता है। अब कोई भौगोलिक क्षेत्र है, इंटरनेट नाम की प्रौद्योगिकी वहाँ नहीं होगी, तो क्या वो देश विकसित हो पाएगा? क्या वो भौगोलिक क्षेत्र विकसित हो पाएगा? क्या वो राष्ट्र विकसित होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर बिल्कुल विकसित नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या होगी? फिर समस्याएँ हो जाएँगी। तो प्रौद्योगिकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है राष्ट्रीय शक्ति के इस्तेमाल हेतु। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और भी कुछ बिंदु इसमें दिए हुए हैं, लेकिन उनको बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ। इतना बिंदु काफ़ी है, क्योंकि 5-6 बिंदु तो मैं बता चुका हूँ। 5-6 बिंदु के आधार पर आप 2 पेज तो ज़रूर लिख देंगे, 2-3 पेज, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है?
इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें क्या डिस्कस करना है। राष्ट्रीय शक्ति के विचार को हम समझ गए, राष्ट्रीय हित के समझ, ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब कोई टॉपिक नहीं है जिस पर हमें डिस्कस करना है, ये एकदम बेकार सा टॉपिक है, ठीक है। इसको भी मैं बता सकता हूँ नो डाउट, लेकिन ऐसा है कि उसको इसको बताने चलूंगा तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा वीडियो, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बीओपी संबंधित कोई, बैलेंस ऑफ पावर संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा मेरे ख्याल से, तो इसको छोड़ देते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आप उसको, मेरे ख्याल से ये वाला चैप्टर अब खत्म हो गया, नहीं नहीं, तीसरा एक है बचा हुआ, एक सेकेंड, हाँ ये वाला, इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न जो है ना वो इधर से उधर करके आ सकते हैं, इधर उधर करके आ सकते हैं। देखिए ऐसा है कि इसमें मूल रूप से ना दो टॉपिक हैं, एक तो प्रथम विश्व युद्ध है, दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध, उसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब जब ऐसे अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रथम विश्व युद्ध को समझते हैं। तो ऐसा है ना कि प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और ये स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रिया हंगरी द्वारा सर्बिया पर युद्ध की घोषणा के साथ, ठीक है, सर्बिया पर युद्ध की घोषणा हुई थी, और इसी तरह जो है ना ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया था, और फिर 28 जुलाई 1914 को ये युद्ध स्टार्ट हो गया था। वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो ऐसा है कि यह जो है ना इसके पीछे का सबसे रीजन, सबसे खतरनाक रीजन ये था कि 1914 के जो है ना जून का समय था, 1914 ईस्वी थी, जून का समय था, और 28 जून को जो ऑस्ट्रिया साम्राज्य के जो राजा होने वाले थे, भावी राजा थे, ठीक है, और उनका नाम था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, याद रखिएगा, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड 28 जून को कहाँ पहुंचे थे? तो वो पहुंचे थे, आपको क्या नाम था, बोसानिया की राजधानी सेरोजेवो, ठीक है, कहाँ पहुंचे थे? तो बोसानिया की राजधानी वो सेरोजेवो पहुंचे थे किसी फंक्शन में। कौन पहुंचे थे? तो इसका नाम क्या था, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड करके एक ऑस्ट्रिया साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, मतलब ऑस्ट्रिया साम्राज्य के भावी राजा होने वाले थे, और वो पहुंचे थे कहां पर? तो वो पहुंचे थे बोस्निया की राजधानी सेरोजेवो, और 28 जून 1914 को पहुंचे थे। लेकिन वहां पर क्या हुआ कि दिन दहाड़े उसे गोली से वहां भून कर मतलब मार दिया गया। मतलब ये जो आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड थे ना, इनको बोस्निया की राजधानी सेरोजेवो में मार दिया गया, ठीक है। अब ऐसी घटना से क्या हुआ ना कि पूरे संसार में एक तरह से खलबली मच गई, और पूरा यूरोप जो है ना एक तरह से थर्रा उठा, ठीक है। ये जो प्रथम विश्व युद्ध है ना, यह यूरोप का बहुत बड़ा युद्ध था, यूरोप एक महादेश है, आप लोग जानते भी होंगे। तो यह प्रथम विश्व युद्ध जो है ना यूरोप महादेश में लड़ा गया था। तो अब ऐसा हुआ कि जैसे ये घटना घटित हुई 28 जून को, तो इस घटना में जो है ना ऑस्ट्रिया का चूंकि ये उत्तराधिकारी था, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड चूंकि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी था, तो ऑस्ट्रिया ने कहा कि देखो भाई, यह जो घटना घटित हुई ना इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर्बिया है, ठीक है। और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कहा कि भाई देखो, तुम जो है ना एक महीने के भीतर, अंतिम 30 दिनों के भीतर तुम यह जो है ना ये मान लो कि तुमने जो है ना इस घटना को अंजाम दिया है, तुमने ही आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को मरवाया है, और तुम इस गलती को मानो, और जो तुम जो है ना हरजाना भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सर्बिया ने क्या किया? ये जो इल्जाम लगाए गए थे सर्बिया पर, इसने सीधा सीधा इनकार कर दिया, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया सरकार को सदमा लग गया, ऑस्ट्रिया सरकार सदमे में आ गई। अब उसने क्या किया, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने क्या किया, तो सीधे सीधे सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। क्यों आक्रमण किया? क्योंकि उनके भावी राजकुमार की हत्या कर दी गई थी। कहां पर? सेरोजेवो में, जो कि बोस्निया की राजधानी थी। और फिर यह जो हत्या है ना, यह जो हत्या है ना सर्बिया के द्वारा करवाई गई थी, सर्बिया देश के द्वारा करवाई गई थी। तो इसी वजह से यह युद्ध जो है ना भड़क उठा था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन से राज्य कैसे कैसे सम्मिलित हुए थे और कैसे कैसे जुड़े थे। तो ऐसा है कि ये जो युद्ध है ना दो दो मतलब गुटों में हुआ था, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला गुट जो है ना
उसमें था इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका और इटली, जिन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया। दूसरा गुट था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की और बल्गेरिया, और इन्हें केंद्रीय शक्ति के नाम से जाना जाता था। इतना क्लियर हो गया। अब स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे कैसे लोग जो है ना कूदते गए। पहले ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कूदा युद्ध में, ठीक है। ऑस्ट्रिया किसके खिलाफ युद्ध में कूदा? तो सर्बिया के खिलाफ। सर्बिया पर हमला किया था ऑस्ट्रिया ने, ठीक है। अब यहाँ अब मुद्दा, अब आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। अब ऐसा हुआ कि ये जो ऑस्ट्रिया है ना, इसका सहायक देश था जर्मनी। क्लियर है? इतना समझ में आ गया। और ये जो सर्बिया है ना, इसको इनडायरेक्टली समर्थन कौन देता था? तो रसिया, ठीक है, रूस देता था समर्थन। अब ऐसा है कि जैसे ही ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, तो सर्बिया के बचाव के लिए रूस जो है ना सर्बिया की ओर से युद्ध में कूद पड़ा। अब ऑस्ट्रिया चूंकि अकेला पड़ गया, तो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का जो है ना मित्र सहायक देश था जर्मनी, उसको भी रहा नहीं गया, वह भी इस युद्ध में कूद पड़ा। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरह से क्या हुआ कि एक धीरे धीरे भयानक, ये जो है ना युद्ध धीरे धीरे भयानक स्वरूप जो है ना ग्रहण कर लेता है। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं, आगे हमें क्या डिस्कस करना है। फिलहाल मैं इन सबको इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग सीधे सीधे कारण जानेंगे, क्योंकि अगर मैं इसको विस्तार से यहाँ बहुत सारा लंबा चौड़ा बताने लगूँ ना, तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी और मैं मतलब अपनी बातों को खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो सीधे सीधे हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण क्या क्या थे, ठीक है। सबसे पहला कारण यहाँ पे दिया गया है और आप लोगों के स्क्रीन पर है। सन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण कारक बन गया। इससे एकता के साथ साथ विभाजन भी। उदाहरण के लिए क्या कहते हैं, विभाजन भी उदाहरण के लिए जर्मन और इतालवी पुनर्एकीकरण राष्ट्रीय आकांक्षाओं के परिणाम थे। ऑटोमन साम्राज्य का विघटन और बाल्कन और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय स्वतंत्रता की मांग को राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय दिया जाता है। एक तरफ जहां राष्ट्रवाद देशों की स्वतंत्रता को लाया और कुछ में एकीकरण भी करवाया। आगे देखते हैं आगे क्या है। दूसरी ओर राष्ट्रवाद ने संघर्ष और तनाव के बीज भी बोए। ब्रिटेन ने श्वेत व्यक्ति के बोझ और सिद्धांत का प्रचार किया और जर्मनी ने आर्यन जाति के वर्चस्व को बरकरार रखा, और इस तरह विचारों ने समाज में अन्य, नीचे क्या है वही लिखा हुआ देख लेता हूँ, अन्य और हम में विभाजन किया। तो देखिए ऐसा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद बात जो है ना, 1789 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, इसके बारे में आप लोग ऑलमोस्ट जानते होंगे, ठीक है। और उस समय राजा का शासन चल रहा था, शायद लुई लुई 16वां था, शायद लुई 16वां या जार निकोलस, लुई 16वां ही था शायद। तो ठीक है, वो बहुत अतिवादी हो गया था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फ्रांस के नागरिकों पर जो है ना अत्याचार करता था। अब उनके अत्याचार के खिलाफ जो है ना फ्रांस के लोगों ने विद्रोह किया था और उनके मन में एक नई भावना का विकास हुआ था जिनका नाम था राष्ट्रवाद, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति में अ, फ्रांस के जो राजा थे उनको गद्दी से हटा दिया गया, ठीक है। और उसके बाद वहां पर राष्ट्रवादी ताकत के तौर पर सैन्य शासन की ऑलमोस्ट स्थापना हुई, जिसमें कि आपको नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना काफी मुख्य अदाकार के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, तो उतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे केवल इतना बताना है कि उस फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्र हिस्सा था। तो फ्रांस की तरह ही बाकी यूरोप के जो देश थे ना, वो भी राजा के अतिवादी शासन के अधीन थे। और राजा के, अब क्या हुआ कि जैसे फ्रांस स्वतंत्र हुआ, फ्रांस में सैन्य शासन की ऑलमोस्ट स्थापना हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि बाकी यूरोप के देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। अब चूंकि फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता तो मिली, इससे क्या हुआ कि एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद की भावना तो जागृत हुई, लेकिन अब आगे क्या हुआ कि बाकी यूरोप देशों में एक तरह से इन्होंने तनाव के बीज को बोने का भी काम किया, क्योंकि अब बाकी के यूरोप देश जो थे ना, वो भी अपने आप को स्वतंत्र करना चाह रहे थे। और इससे क्या हुआ कि हिंसा का उदय हुआ। अब राजा के प्रति ये लोग क्या कर रहे थे, मतलब प्रदर्शन कर रहे थे, और राजा इन इन सभी प्रदर्शनों को जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरा, आर्थिक साम्राज्यवाद एक और महत्वपूर्ण कारक था जिसने प्रथम विश्व युद्ध में योगदान किया। अब ऐसा है, आर्थिक साम्राज्यवाद को आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि 18वीं 19वीं शताब्दी के आसपास में ब्रिटेन में चल रही थी क्या, तो औद्योगिक क्रांति चल रही थी, ठीक है। अब ऐसा है कि औद्योगिक क्रांति चल रही थी, तो जाहिर सी बात है कि उद्योग धंधे का मतलब उद्योग धंधे विकसित होंगे। अब उद्योग धंधे विकसित होंगे तो जाहिर सी बात है
कि आप इतना समझ लीजिए उद्योग धंधे के विकसित होने की वजह से क्या होगा कि कच्चे माल की आवश्यकता बढ़ेगी, ठीक है? अब कच्चे माल की आवश्यकता अगर पूर्ति हो गई तो अब ऐसा है कि सामान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनेगा। अब जो सामान जो प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, अब उनको बेचा कैसे जाएँ? तो उनके लिए अब ब्रिटेन ने क्या किया कि अब बड़े-बड़े कॉलोनियोज़ पर कब्ज़ा करने लगे, ठीक है? मतलब ये जो ब्रिटेन है ना, इन्होंने बड़े-बड़े कॉलोनियोज़ पर अपने कब्ज़े को स्टार्ट कर दिया। अब ये क्या कर रहे थे, बड़े-बड़े या दूसरे-दूसरे देशों में जा रहे थे, उन पर कब्ज़ा कर रहे थे, वहाँ से क्या कर रहे थे, माल खरीद रहे थे, कच्चा माल खरीद रहे थे कम दाम पर और अपने देश में उसको बना रहे थे, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे थे और बने-बनाए प्रोडक्ट को फिर उन्हीं कॉलोनियोज़ में, उन्हीं उपनिवेशों में ज़्यादा दाम पर बेच दे रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि औद्योगिकीकरण की वजह से सस्ती मज़दूरी और निर्माण का सामान बेचने के लिए बाज़ार की ज़रूरत थी। अब इससे क्या हुआ कि नए उपनिवेश पर कब्ज़ा करने की स्थिति पैदा हुई, मतलब नए-नए कॉलोनियोज़ पर कब्ज़ा करने की आवश्यकता हुई और इस वजह से क्या हुआ कि एक तरह से संघर्ष का जन्म हुआ, एक तरह से राजनीतिक संघर्ष का जन्म हुआ और इसने भी क्या किया तो प्रथम विश्व युद्ध का एक बीज बोया। इतना क्लियर है? अब दूसरा है गुप्त संधि सॉरी तीसरा है शायद ये। गुप्त संधि के बारे में मैं बताता हूँ। गुप्त संधि के बारे में आप ऐसा समझ लीजिए 2 तरह के गुट थे, एक का नाम था शायद ट्रिपल अलायंस मैं एकदम एग्ज़ैक्ट बता देता हूँ, ट्रिपल अलायंस था या ट्रिपल एंटिटी था। हाँ, ट्रिपल अलायंस था जिसे बोला जाता है त्रिगुट और एक थी ट्रिपल एंटिटी। तो ऐसा है कि ये जो ट्रिपल अलायंस थे ना, इसमें शामिल थे आप लोगों को मैं बता देता हूँ जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया ये 3 मुख्य थे। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। और इन्हीं को केंद्रीय शक्ति भी कहा गया है युद्ध में। इन्हीं तीनों केंद्रीय शक्ति ने युद्ध का आगाज किया था। प्रथम विश्व युद्ध को अगर बढ़ाने का काम किया था तो इन्हीं तीनों केंद्रीय शक्तियों ने किया था। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया तो इन्होंने एक संगठन बनाया था जिनको कहा जाता था त्रिगुट, ट्रिपल अलायंस। अब ऐसा है कि जर्मनी की शक्ति में भी वृद्धि हो रही थी, इटली की शक्ति में भी वृद्धि हो रही थी और ऑस्ट्रिया की शक्ति में भी वृद्धि हो रही थी और इन तीनों की शक्ति वृद्धि को कौन नहीं देख पा रहा था? तो इंग्लैंड को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और क्या कहते हैं आप लोगों को इटली, ये ऑलमोस्ट एक ही जगह पर है, आस-पास के देश हैं। तो जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया की शक्ति जब बढ़ रही थी ना, तो इंग्लैंड और फ्रांस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और साथ ही रूस को भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो अब ऐसा है कि इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने भी एक समझौता कर लिया जिसे त्रिस्तरीय समझौता कहा गया या त्रिराष्ट्रीय समझौता कहा गया, जिसे हम ट्रिपल एंटिटी के नाम से जानते हैं। अब ऐसा है कि दोनों गुट बन गए, एक केंद्रीय शक्ति, एक मित्र गुट। अब ऐसा है कि मतलब ये ऐसे समझ लीजिए एक त्रिगुट बन गया, एक त्रिस्तरीय समझौता वाला गुट बन गया। अब दोनों संगठन एक-दूसरे को घृणित भाव से देखते थे, दोनों एक-दूसरे के खिलाफ गलत दुष्प्रचार करते थे। इसने भी एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध का बीज बोया था। इतना क्लियर हो गया या नहीं हुआ? ऐज़ आई थिंक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इसको इरेज़ करते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा गया है, आगे हमें क्या डिस्कस करना है। अब है एक और ऑप्शन, एक और कारण है हथियारों की दौड़। तो ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि 1789 में क्या हुआ? फ्रांसीसी क्रांति हुई। इसके बाद एक मुख्य अदाकार उभरे, सेना नायक उभरे जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरुआती दौर में फ्रांस को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन धीरे-धीरे नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना, ये समझ लीजिए कि अधिनायकतावाद की ओर अग्रसर हो गया और इन्होंने एकाधिनायकवाद को भी अपनाया। मतलब यह एक तरह से तानाशाह के रूप में मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से तानाशाह बन गया ये और यह बाकी यूरोप पर कब्जा करना चाह रहा था, ठीक है? इस तरह इन्होंने काफ़ी बड़ी सेना विकसित कर ली। अब इसने इतनी बड़ी सेना विकसित कर ली तो इसके कारनामों से पूरा का पूरा यूरोप हिल गया। अब पूरा का पूरा यूरोप चाह रहा था कि किसी तरह से इस नेपोलियन को हराया जाए, ठीक है? अब नेपोलियन को हराने के लिए, उतनी बड़ी सेना को हराने के लिए ज़ाहिर-सी बात है कि हथियारों की आवश्यकता होगी। अब जो दूसरे राष्ट्र थे यूरोप के, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने स्टार्ट किया हथियारों की दौड़। मतलब उन्होंने अब हथियार खरीदना और बनाना स्टार्ट किया और अंत में उन्होंने नेपोलियन को वाटरलू में पराजित कर दिया और शायद ये समय था 1813 या 1815 के आस-पास, ठीक है? तो उस समय में क्या हुआ कि 1813-15 के आस-पास इन्होंने क्या कहते हैं नेपोलियन को पराजित किया लेकिन हालाँकि नेपोलियन की हार हो गई, ठीक है? लेकिन फिर भी जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी जैसे कुछ देश थे, इन्होंने सैन्य शक्ति को बढ़ाने की जो मंशा है ना, इसको बंद नहीं किया और इन्होंने अपने सैन्य शक्तियों का विस्तार किया और बहुत सारे क्या किए, हथियार बनाने स्टार्ट किए और इसी वजह से अब जापान जो है ना
जापान भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता था। जापान ने भी अपनी सैन्य ताकत का इजाफा करने की कोशिश की, सैन्य ताकत में इजाफा करने की कोशिश की। साथ-साथ चीन, कोरिया, रूस, संयुक्त अमेरिका सबने अपने-अपने ताकतों में इजाफा की कोशिश की और इस तरह से क्या हुआ कि हथियार का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा तैयार हो गया और इसने भी प्रथम विश्व युद्ध को एकदम मतलब संकल्पित तौर पर होने में काफ़ी मदद की। प्रथम विश्व युद्ध के बीज इसने भी बोए थे। अब इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है 5वां नंबर। 5वां नंबर है कि हथियार की दौड़ में एंग्लो जर्मन नौसेना प्रतिद्वंदिता भी प्रभुत्वशाली हुई। ऐसा है कि ब्रिटेन उस समय जब 1800 1900 के आसपास की बात है तो उस समय ब्रिटेन एकमात्र महाशक्ति थी जो कि 19वीं शताब्दी के अंत तक सागर में या समुद्र में बहुत बड़ा राजा थी। इसके पास समुद्री सेना सबसे ज़्यादा थी, मतलब इनके पास नौसेना सबसे ज़्यादा थी और इसी के माध्यम से ये पूरे समुद्र में अपने व्यापार का एक बहुत बड़ा नेटवर्क फैला चुका था और इसी का शिकार भारत भी हुआ था। आप लोगों को पता होगा कि भारत जो आया था ना, ये अंग्रेज लोग, ब्रिटेनी लोग भारत जो आए थे ना, इनका सबसे पहला उद्देश्य व्यापार करना ही था और ये समुद्र के रास्ते ही आए थे। लेकिन बाद में इन्होंने भारत पर ही शासन करना स्टार्ट कर दिया था, भारत को ही अपना उपनिवेश या फिर कॉलोनी बना लिया था। तो अब ऐसा है कि इसकी शक्ति को, इस ब्रिटेन की शक्ति को कम करने के लिए जर्मनी के एक युवा शासक हुए केसर विलियम द्वितीय, इन्होंने अपनी नौसेना को मजबूत करने का काम किया और फिर क्या हुआ कि इससे जो है ना, क्या हुआ एक तरह से इंग्लैंड और जर्मनी में एक तरह से प्रतिद्वंदिता की भावना का उदय हुआ और इसने भी एक तरह से समझ लीजिए कि क्या किया, तो प्रथम विश्व युद्ध के अच्छे खासे बीज बो दिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एज आई थिंक क्लियर हो गया। छठा नंबर है, प्रभुत्वशाली या प्रभावशाली अंतरराष्ट्रीय संगठन भी नहीं था उस समय में और इस वजह से क्या हुआ कि यूरोप में जो है ना, यह प्रथम विश्व युद्ध तुरंत हो गया। इतना क्लियर हो गया। 7वां नंबर है प्रेस की नकारात्मक भूमिका। तो ऐसा है दोस्तों कि उस समय में जब ये प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था उस समय प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार विक्टोरियन एज में हो गया था। ठीक है, विक्टोरियन एज की जब स्टार्टिंग हुई थी 1800 के आसपास, तो उस समय ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था। अब प्रेस का आविष्कार हो गया तो ऐसा है ना कि जो अखबार होते थे ना, उसमें है ना रोज ऐसे-ऐसे आर्टिकल छपते थे जो कि लोगों के दिल में एक तरह से आग लगाने का काम करते थे, लोगों को भड़काने का काम करते थे। तो इस तरह से प्रेस ने भी क्या किया, तो युद्ध के बीज को बोने का काम किया। अब आगे है कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए नेताओं की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं भी जिम्मेदार थी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जर्मनी का जो कैसर विलियम द्वितीय था ना, ये अपने नौसेना के वर्चस्व को बढ़ाना चाहता था और इसलिए इन्होंने क्या किया, तो इंग्लैंड से ही अपनी दुश्मनी मोल ले ली थी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि एक तरह से समझ लीजिए कि इस तरह से युद्ध जो है ना भड़कने वाला हो गया, युद्ध होने की स्थिति पैदा हो गई। इसी तरह रूसी सम्राट था जिसका नाम शायद जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है, जार निकोलस ही था और उसकी पत्नी बहुत महत्वाकांक्षी थी और सर्बिया को ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ उकसाने का काम इसी ने किया था। अब ऐसा है कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी के जो शासक थे, कौन थे? आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड। इसको मारने के लिए जो उकसाया जा रहा था सर्बिया को, उसका काम रूस ने किया था। रूस ने ही सर्बिया को उकसाया था कि तुम ऑस्ट्रिया हंगरी के शासक को मार दो और फिर ऑस्ट्रिया पर अपना कब्जा जमा लो। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना समझ में आ गया? मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। 9वां नंबर पॉइंट देख लेते हैं। तो 9वां नंबर पॉइंट तो वही है जो कि मैं बता चुका हूँ, ठीक है? ये विस्तार सलाव क्षेत्र को जोड़कर ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड, और हाँ, ये तो बता ही दिया मैंने, ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांड, इसका नाम एक्चुअल में इसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड। ठीक है, इन्होंने फ्रांज फर्डिनैंड लिखा है तो थोड़ी बहुत अंतर हो सकती है। तो इतना क्लियर हो गया या नहीं हुआ? और मैंने आपको बता भी दिया 28 जून को ये हत्या हुई थी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था। और ये कहाँ गए थे? तो ये गए हुए थे आपको बोस्निया की राजधानी सेरोजेवो और यहाँ पर इनकी पत्नी भी साथ थी। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचे तो इनकी हत्या गोलियों से भूनकर कर दी गई थी। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो ये सब युद्ध के कारण थे। अब युद्ध के अंत की बात करते हैं, युद्ध का परिणाम क्या हुआ? ये सब बातें बताना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? शांति संधि मतलब युद्ध का परिणाम क्या हुआ, युद्ध के परिणाम में क्या-क्या बातें हमारे सामने निकल कर आई। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। कब हुई? तो 11 नवंबर 1918 को, ठीक है? और उसके बाद
जितने भी देशों ने युद्ध में कदम रखे थे, तो उन सभी ने युद्ध विराम की घोषणा की और 1919 ईस्वी के प्रारंभ में पेरिस में एक शांति सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में कुल 27 राष्ट्रों के प्रतिनिधि सम्मिलित किए गए थे और इसमें रूस जो कि एक कह लें कि मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ा था, मतलब अमेरिका की तरफ से लड़ा था, फ्रांस की तरफ से लड़ा था, तो उसमें रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि रूस क्या हुआ था, रूस ने बीच में ही युद्ध छोड़ दिया था। प्रथम विश्व युद्ध जो है ना, इसको रूस ने बीच में ही छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि 1917 के आसपास रूस में भी क्रांति चल रही थी, रूसी क्रांति, और वहाँ पर लेनिन की सरकार की स्थापना हुई थी, मार्क्सवाद के सरकार की स्थापना हुई थी और रूस की जो है ना आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई थी। इस वजह से रूस ने बीच में ही युद्ध छोड़ दिया था। तो 1919 में जब संधि हो रही थी, शांति संधि हो रही थी, उसमें रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था और वैसे देशों को भी आमंत्रित नहीं किया गया था जो कि युद्ध में हारे थे। तो युद्ध में हारे थे कौन? तो भाई युद्ध में हारे थे जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया, ये सब जो है ना युद्ध में हार गए थे। इतना क्लियर हो गया? तो इन लोगों को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। तो ये जो संधि की जो शर्तें थी ना, इनको किसने लिखा था, इनको किसने बनाया था? तो इनको बनाया था सबसे पहले इनको लिखा था ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के राष्ट्रनायकों ने। इतना क्लियर हो गया? अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय शायद विल्सन और फ्रांस के प्रधानमंत्री शायद थे जॉर्ज क्लीमेंसू थे शायद। तो जॉर्ज क्लीमेंसू और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जायज। लॉर्ड जायज नहीं, शायद लॉर्ड जॉर्ज थे। तो लॉर्ड लॉर्ड या लॉयड, लॉयड जॉर्ज थे। तो लॉयड जॉर्ज, जॉर्ज क्लीमेंसू और फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज विल्सन ने मिलकर ये संधि तैयार की थी। ये जो पेरिस की संधि थी ना, ये तीनों ने मिलकर तैयार की थी और ये संधि क्या थी, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो वर्सेल्स की संधि है ना, इसी को वर्साई की संधि के भी नाम से जाना जाता है। पेरिस में ही एक छोटा-सा शहर है, सॉरी वर्साई या वर्सेल्स। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो ये जो संधि है ना वर्साई या वर्सेल्स की संधि, तो यह संधि, इस संधि में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी को हुआ था तो वो जर्मनी को हुआ था, ठीक है? और ये जो संधि है ना मूल रूप से जर्मनी से ही की गई थी क्योंकि जर्मनी जो है ना युद्ध में काफ़ी अतिवादी हो गया था। इसने काफ़ी पैमाने पर मित्र राष्ट्रों को नुकसान पहुँचाया था जिसमें कौन थे? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। तो इसको इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था इसने, ठीक है? तो जर्मनी पर काफ़ी ज़्यादा मतलब दबाव डाला गया था इस वर्सेल्स की संधि में। इस संधि में कुछ शर्तें थी, शर्त ये थी कि जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्र जिन्होंने युद्ध किया उसको आक्रामक घोषित किया गया, ठीक है? और ऐसा कहा गया कि ये जो युद्ध हुआ इसमें जितनी क्षति हुई है, उन सब की क्षतिपूर्ति केवल और केवल जर्मनी करेगा, ठीक है? अब इतना क्लियर हो गया। अब दूसरी शर्त ये थी कि जर्मनी का एक क्षेत्र है अल्सस लॉरेन, ठीक है? अल्सस लॉरेन करके एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र को फ्रांस के हवाले कर दिया गया और फ्रांस कौन था? तो मित्र राष्ट्र का हिस्सा था। इतना क्लियर है? और जर्मनी के जितने कोयले के क्षेत्र थे ना, उनको 15 वर्षों के लिए फ्रांस के अधिकार में दे दिया गया। इतना क्लियर है? जर्मनी के बहुत से अन्य क्षेत्र जैसे डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड इत्यादि जो है ना मतलब इन सभी को ये क्षेत्र दे दिए गए। ऐसा समझ लीजिए जर्मनी के बहुत से अन्य क्षेत्र थे, तो इन सभी को डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड इत्यादि के हाथ में दे दिया गया। इतना क्लियर है या नहीं है? अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी कहा गया कि ऑस्ट्रिया, रोमानिया और तुर्की से जो है ना सभी जर्मन सेनाएँ हटा ली जाए। अब इसके बाद जर्मनी के जितने हथियार थे, जितने जंगी जहाज थे, जितनी पनडुब्बियाँ थी और जितने युद्ध सामग्री थी, वो सब जर्मनी से छीन लिया गया और सभी को किसको दे दिया गया? तो मित्र राष्ट्रों को दे दिया गया। मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को बिना कुछ किए ही सारे हथियार जर्मनी से प्राप्त हो गए। इतना क्लियर है? तो ये सारी संधि हुई थी। अब आगे देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का कहानी खत्म हो गया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की कहानी को खत्म करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के यह संधि है ना, इसी ने द्वितीय विश्व युद्ध का बीज भी बोया था और इसी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इसका सबसे मुख्य कारण यही था, वर्साई की संधि। आप लोग इतना समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्यों हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। इसके लिए मुझे थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, शायद मुझे एक मैसेज आ रहा है, मैं मैसेज देख लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मैसेज देख लिया मैंने दोस्तों, अब सीधे-सीधे चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध। तो ऐसा है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है ना, 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ था और इसमें क्या हुआ था, पोलैंड ने जर्मनी पर हमला किया था शायद, हाँ, पोलैंड ने जर्मनी पर हमला किया था। अब क्यों किया था, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके पीछे का शायद एक कारण था, वो कारण क्या था वही
एक सेकंड मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा समय दीजिएगा दोस्तों, मुझे मतलब मेरे ध्यान से उतर गया है, मैं एक बार जरा याद कर लूँ। एक बार शायद आपके बुक में दिया भी होगा, मैंने एक बार पॉइंट आउट किया भी था, मैंने आपके बुक को पढ़ा भी था। ठीक है, तो वो बुक मैं देख लेता हूँ। जर्मनी का पोलैंड पर हमला हुआ था, क्यों हुआ था? उफ, हाँ हाँ, याद आ गया, बिल्कुल याद आ गया भाई। जर्मनी का पोलैंड पर हमला हुआ था, एक इसके पीछे का मुख्य कारण था, जर्मनी में तानाशाह का उदय हो गया था और उस तानाशाह का नाम था एडोल्फ हिटलर। ठीक है, और एडोल्फ हिटलर ने जो है ना प्रथम विश्व युद्ध के समय जो उनका अपमान हुआ था, मतलब जर्मनी का जो अपमान हुआ था, जर्मनी से जो सारी सेनाएं छीन ली गई थी, जर्मनी के बहुत से क्षेत्र जो छीन लिए गए थे ना, तो उस क्षेत्र को वापस लेने के लिए जर्मनी के जो तानाशाह थे ना, उन्होंने पोलैंड से मांग की थी। पोलैंड ने क्या किया था, प्रथम विश्व युद्ध के समय एक डजिंग नाम का बंदरगाह था। ठीक है, डजिंग नाम का एक बंदरगाह था, तो डजिंग नाम का बंदरगाह जो है ना जर्मनी से छीनकर पोलैंड को दे दिया गया था वर्सल्स की संधि के अंतर्गत। ठीक है, अब ये बात जो है ना, वर्सल्स की संधि, एक तो ऐसे ही जर्मनी वालों को रास नहीं आई थी, और उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी में किसका उदय हो गया था, तो एडोल्फ हिटलर का उदय हो गया। तो एडोल्फ हिटलर ने यह मांग कर दी कि भाई देखो, तुम 2 दिन के अंदर पोलैंड निवासी डजिंग बंदरगाह हमें दे दो। अगर तुम पोलैंड के निवासी 2 दिन के अंदर डजिंग बंदरगाह नहीं देते हो, डजिंग बंदरगाह को अगर जर्मनी के हवाले नहीं करते हो, तो हम हमला कर देंगे। और हुआ भी ऐसा ही, पोलैंड ने क्या किया, डजिंग बंदरगाह देने से इनकार कर दिया, और इस वजह से क्या हुआ कि पोलैंड ने फिर क्या किया, जर्मनी ने क्या किया, फिर पोलैंड पर हमला कर दिया। और ये हमला कब किया, तो ये हमला किया 1 सितंबर 1939 को पोलैंड ने क्या किया, जर्मनी पर हमला कर दिया। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। इतना समझ में आ गया क्यों आखिर स्टार्ट हुआ था युद्ध? तो उसका मुख्य कारण था पोलैंड पर जर्मनी द्वारा हमला, और हमला करने का कारण क्या था, तो डजिंग बंदरगाह की मांग जो कि जर्मनी द्वारा की गई थी पोलैंड से, और पोलैंड ने उसको लौटाने से मना कर दिया था। ठीक है, और अब आगे मुख्य रूप से विस्तार से कारण देख लेते हैं, क्या-क्या कारण थे। तो पहला कारण तो मैंने बता ही दिया, वर्सेल्स की संधि, एकदम बता दिया मैंने। जर्मनी की जो जर्मनी में मतलब ये पेरिस शहर में जो वर्सेल्स की संधि हुई थी, जो वर्साई की संधि हुई थी, इस संधि को जर्मनी निवासियों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया था, क्योंकि जर्मनी पर एक तरह से अतिरिक्त बोझ लाद दिया गया था। जर्मनी पर सबसे पहले उसके जर्मनी पर ऐसा मतलब कहा गया कि इसी ने सबसे ज़्यादा तबाही की है, तो इसने इसकी जितनी भी क्षति हुई है युद्ध में, इसकी भरपाई कौन करेगा, तो जर्मनी करेगा। यह एक बहुत अतिवादी था, यह एक अतिवादी निर्णय था, ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। साथ ही क्या हुआ था कि जर्मनी के सारे हथियार, युद्धपोत, सारी सेनाएँ छीन ली गई थी जर्मनी से। तो वर्सेल्स की संधि ने भी एक तरह से बीज बोया था। ये जो वर्सेल्स की संधि में अपमान हुआ था ना जर्मनी का, इसी का बदला लेने के लिए हिटलर का उदय हुआ था, और हिटलर ने ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की थी। इसी ने क्या किया था, लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़कर पोलैंड पर आक्रमण किया था। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की विफलता, ये वाला पॉइंट है, तो इसको मैं पढ़ता हूँ एक बार, फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, जैसे ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रों के संघ लीग ऑफ नेशन का विकास तो हुआ, लेकिन यह अप्रभावी था, क्योंकि इसकी कोई एक, आप ऐसा समझ लीजिए कि यह जो है ना अलग-अलग देशों के मदद से चलता था। अब जो बड़े-बड़े देश थे, उन्होंने ही इससे अपना पल्ला झाड़ लिया। अब बड़े-बड़े देशों ने इससे पल्ला झाड़ लिया, तो फिर क्या हुआ, युद्ध हो गया। तो सुरक्षा व्यवस्था की यहाँ पर विफलता भी एक मुख्य कारण थी, और इस वजह से भी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निरस्त्रीकरण की विफलता, तो ऐसा है कि देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था, उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब कोई भी देश जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार नहीं रखेगा, और हर देश का अंतिम उद्देश्य होगा विश्व शांति। ठीक है? लेकिन किसी भी देश ने इस निरस्त्रीकरण को, मतलब शस्त्र नहीं रखने की बात को गंभीरता से नहीं लिया, और इन्होंने अपने हथियारों की खरीद, अपने हथियारों का निर्माण तब तक जारी रखा, और बिल्कुल जारी ही रखा, और आज भी ये जारी ही है। अब ऐसा है कि जर्मनी तो बिल्कुल निरस्त्र हो गया था, क्योंकि इसके पास कोई शस्त्र बचा नहीं, इसके सारे शस्त्र तो मित्र राष्ट्रों ने छीन लिए थे। इतना क्लियर है? अब ऐसा है कि यह बात तो एक समस्या थी। ये जर्मनी वालों को पसंद नहीं हुई थी। अब ऐसा है कि जर्मनी वालों ने फिर से अपने हथियार जुटाए, बहुत सारे हथियार इन्होंने जुटाए, इकट्ठे किए, और फिर इन्होंने युद्ध करने का फैसला
किया। इतना क्लियर है। विश्व आर्थिक संकट, तो ऐसा है ना कि क्या कहते हैं 1929 ईस्वी में पूरा यूरोप जो है ना अमेरिकी कर्ज ऐसा है कि 1929 ईस्वी में यूरोपीय देशों में अमेरिकी कर्ज अचानक से रुक गया। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए अमेरिका जो है ना एक तरह से उस समय में काफ़ी बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरा था, क्योंकि इसने इसी की मदद से प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी और केंद्रीय शक्तियों की हार हुई थी, और इस वजह से यह अपने आप को बहुत बड़ा एक तरह से समझ लीजिए 30 मार खान समझने लगा था। अब इसने क्या किया था, यूरोपीय देशों को कर्ज देना स्टार्ट कर दिया था। अब इसने यूरोपीय देशों को कर्ज देना स्टार्ट किया तो 1929 में क्या हुआ कि अचानक से इसने कर्ज देना बंद कर दिया। अब जो ये छोटे-मोटे देश थे, जैसे कि जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी के सारे शस्त्र छीन लिए गए थे अमेरिका और मित्र राष्ट्रों के द्वारा। जर्मनी एकदम गरीब हो गया था, क्योंकि इसने भरपाई की थी, तो युद्ध में जितने नुकसान हुए थे सबकी भरपाई जर्मनी ने की थी। अब औद्योगिक क्रांति उस समय चल रहा था, तो जर्मनी जो है ना अपनी औद्योगिक प्रगति के लिए ऋण पर निर्भर था, और मैक्सिमम अमेरिकी ऋण पर निर्भर था। अब ऐसा हुआ कि अचानक से ऋण रुक गया, अचानक से कर्ज रुक गया अमेरिका की ओर से, तो इससे जर्मनी बुरी तरह प्रभावित हुआ, और जर्मनी के 7 लाख लोग करीब बेरोजगार हो गए, ठीक है? अब इससे क्या हुआ कि जर्मनी को सभी बेरोजगारों को क्षतिपूर्ति अदा करना पड़ा, और इससे जो है ना बहुत नुकसान हुआ, और इसके बाद अचानक से एडोल्फ हिटलर का उदय हुआ एक नाज़ी तानाशाह के रूप में, ठीक है? और इसके बाद उसने क्या किया, तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध के मार्ग को प्रशस्त किया। इतना क्लियर हुआ या नहीं? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी, इसके बारे में भी मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ये जर्मनी, इटली और जापान, पहले में क्या था जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया ये 3 थे। बाद में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ इसमें कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। ये तीनों जो है ना एक तरह से इनका उद्देश्य था अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है? और ये किसी भी हद तक अपने उद्देश्य में सफल होना चाहते थे, और इन तीनों देशों ने मिलकर तब क्या किया, अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु युद्ध को एक महिमा मंडन बताया, मतलब युद्ध को इन्होंने अनिवार्य बताया, और फिर इस तरह से क्या हुआ कि एक अंतिम समय में युद्ध आखिर हो ही गया। इतना क्लियर हुआ। अब है राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या। तो ऐसा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो प्रथम विश्व युद्ध के होने के बाद पूरा यूरोप अलग थलग पड़ गया था। अब यूरोप के अंदर अल्पसंख्यक जो छोटे छोटे समुदाय के लोग थे ना, वो जहां तहां जाकर के बस गए। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा है कि जो बड़े समुदाय होते थे ना, वो अब छोटे समुदाय पर जुल्म करते थे। अब मान लेते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं भारत का, ठीक है? और पाकिस्तान का। भारत में अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम। और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू। तो अब ऐसा है कि हमेशा कहा जाता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर एक तरह से क्या कहते हैं कि अ, अत्याचार किया जाता है, और भारत में हमेशा कहा जाता है कि अल्पसंख्यक मुस्लिम पर अत्याचार किया जाता है। अब ऐसा होता है कि जब कभी भी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर मुस्लिमों द्वारा पाकिस्तान में कोई गलत व्यवहार किया जाता है, तो भारत उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है। ठीक उसी तरह अगर भारत में भी कभी मुस्लिमों पर अत्याचार लेट्स सपोज़ मान लेते हैं होता है, तो पाकिस्तान उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, क्योंकि दोनों ही देशों में दोनों ही समुदाय के बहुसंख्यक लोग रहते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब अलग-अलग देशों में अलग-अलग अल्पसंख्यक जो है ना जाकर के बस गए, तो अब इन सभी राष्ट्रों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी, क्योंकि अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार होने लगा। अब ऐसे में क्या हुआ कि डिफरेंट अलग-अलग राष्ट्रों में जो है ना क्या हुआ, तो असंतोष की भावना जब जगने लगी, और इसने भी एक तरह से क्या किया, तो समझ लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध को पैदा करने का काम किया। अब है लीग की विफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया था, लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन है ना, यह बिल्कुल एक तरह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इस लीग ऑफ नेशन में जो है ना, जो मुख्य राष्ट्र थे जैसे अमेरिका, जर्मनी, रूस ये सभी शामिल थे, और अंत में क्या हुआ कि इन्हीं लोगों ने इस लीग ऑफ नेशन का साथ छोड़ दिया और युद्ध में कूद गए। तो ये लीग की विफलता का कारण भी जो है ना एक तरह से द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था, और पोलैंड पर जर्मन का हमला, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। क्यों हुआ था? इसके पीछे का मेन कारण क्या था? तो डजिंग बंदरगाह था, और डजिंग बंदरगाह की वजह से ही पोलैंड पर जर्मनी ने हमला किया था। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या डिस्कशन के लिए है। इसका परिणाम भी होगा, लेकिन इसमें परिणाम नहीं लिखा है शायद। एक बार देख लेते हैं।
नहीं, परिणाम इसमें नहीं दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ऐसा है कि 1 सितंबर 1939 को ये युद्ध स्टार्ट हुआ था, पता होगा। 6 अगस्त 1945 को इस युद्ध का अंत हुआ, इस युद्ध की समाप्ति हुई। तो इससे हुआ क्या-क्या? तो ऐसा है कि धन-जन की हानि हुई। धन की भी हानि हुई और लोगों की भी हानि हुई, क्योंकि ऐसा है कि अब इतना बड़ा स्तर का युद्ध हुआ, जो कि जल, थल और वायु तीनों ही क्षेत्रों में लड़ा गया। तो ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में जो है ना, करीब-करीब 1 लाख करोड़ रुपये का व्यय हुआ, युद्ध व्यय हुआ और लगभग 2000 करोड़ रुपये की संपत्ति का विनाश हुआ, ठीक है? और इसके बाद जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस इत्यादि जितने भी देश थे ना, इस इस पूरे के पूरे युद्ध में लगभग 2.5 करोड़ सैनिकों की मृत्यु हो गई। मतलब धन भी गया और जन भी गया, मतलब पैसे भी गए और लोग भी गए, ठीक है? और इतना क्लियर हुआ? इसके बाद प्राचीन साम्राज्यों का पतन हो गया। जो बड़े-बड़े देश थे जिन्होंने कॉलोनीज़ बनाई थी, कब कॉलोनीज़ बनाई थी? औद्योगिकीकरण के समय, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के समय, जिन्होंने अपने-अपने उत्पादों को बेचने के लिए कॉलोनीज़ बनाए थे, छोटे-छोटे देशों पर कब्ज़ा किया था, तो अब छोटे-छोटे देश जो है ना, धीरे-धीरे स्वतंत्र होने लगे। अब इसी के साथ क्या हुआ कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम के स्वरूप परमाणु हथियारों का भी एक ज़ख़ीरा तैयार होने लगा, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ही जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर बम गिराया गया था, आप लोगों को पता होगा। और वो जो बम था वो परमाणु बम ही था। समझ में आया या नहीं? मैं आप लोगों को एग्ज़ैक्ट डेट भी बता देता हूँ। 22 जून नहीं, 22 जून नहीं था, अगस्त में हुआ था शायद। मैं आप लोगों को एग्ज़ैक्ट ब हाँ, याद आ गया। 6 अगस्त को अमेरिका ने सबसे पहले अपना जो ये क्या कहते हैं, परमाणु बम जो है ना, हिरोशिमा पर गिराया था, ठीक है? फिर बाद में 9 अगस्त को इसने 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर ये परमाणु बम गिराया था। और परमाणु बम की विभीषिका अब लोग जान गए थे। अब अलग-अलग देश जो है ना, परमाणु बम की खोज करने में लग गए। तो इसका यह एक परिणाम हुआ और आज भी बहुत से देश परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारे देशों ने परमाणु हथियार बनाने में सफलता भी प्राप्त कर ली है। औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हो गया, तो ये तो समझ ही गए। औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हो गया, मतलब समझ लीजिए कि जो छोटे-छोटे देशों पर कब्जा किया गया था, तो वो सब खत्म हो गया, ठीक है? और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो गई, मतलब मार्क्सवाद आधारित शासन की स्थापना हो गई। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रभुत्व में भारी वृद्धि हुई, ठीक है? इतना क्लियर हो गया। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक चीज़ और हुआ, पूरा का पूरा विश्व 2 खेमों में बँट गया। और वो 2 खेमा है, एक तो लोकतांत्रिक खेमा जिस पर आधिपत्य जमाए हुए है अमेरिका, और दूसरा है साम्यवादी खेमा जिस पर आधिपत्य जमाए हुए है रसिया। और इन दोनों के बीच में लगभग युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। और शीत युद्ध की चर्चा बीपीएससी 133 बुक में थोड़ी बहुत की गई है। हालाँकि शीत युद्ध से ज़्यादा मतलब पॉइंट हमें कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाएँगे, तो शीत युद्ध को जानना उतना ज़रूरी नहीं है। और बीपीएससी 134 में भी आगे के ब्लॉक्स में शीत युद्ध है, तो वो शीत युद्ध के बारे में भी मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। इसी द्वितीय विश्व युद्ध का एक परिणाम यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना हुई। इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ठीक है? हाँ, तो मेरे ख्याल से इतने इतने परिणाम काफ़ी हैं, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं अगला चैप्टर कौन-सा है। तो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, 2 चैप्टर थे, 2 चैप्टर, 2 नहीं 3 चैप्टर्स थे शायद। तो 3 चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उदारवाद की व्याख्या कीजिए, तो आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है? अब आपसे पूछा जाएगा, लेट्स सपोज़ आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि उदारवाद और यथार्थवाद की आलोचना के लिए कुछ परिप्रेक्ष्य बताइए। तो आप लोग मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद का उत्तर अगर लिख देंगे, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। फिर दूसरे चैप्टर की बात करें, तो आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय हित की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय शक्ति का विचार कैसे आया, क्यों आया और उसके तत्व कौन से हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा, एकदम क्लियर बता दीजिएगा। और इसमें जो तीसरा चैप्टर है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का, तो आपसे यही पूछेगा प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम हुए, इसके क्या कारण थे, बता दीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए, आप लोग बता दीजिएगा। तो ब्लॉक 1 अब आप लोग पूरा क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है? इतना क्लियर हो गया? ब्लॉक 2 में 3 चैप्टर्स हैं। अब मुझे लगता है कि समय नहीं रह गया है, बहुत ज़्यादा समय हो गया। मेरे ख्याल से 1:30 बज गया है, रात के 1:30 बज गए हैं और अब इसको बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये जो ब्लॉक 2 है ना, इसको मैं कल कवर करवा दूँगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूँगा। और उसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी इसका देख लेंगे नेक्स्ट ब्लॉक में। जब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉक का डिस्कशन करेंगे ना,
तो फिर हम लोग ये ट्राई करेंगे कि मैं मतलब क्वेश्चन भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दूँ तुरंत के तुरंत और आप लोगों का काम भी हो जाए। तो ब्लॉक 1 को आज रहने देते हैं, ब्लॉक 1 तक ही रहने देते हैं, ब्लॉक 2 कल देखेंगे, ठीक है? तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। बहुत देर बोल चुका हूँ मैं ज़्यादा भी बोलता, मैं आगे भी बोलता, ब्लॉक 2 भी मैं कवर करवाता, लेकिन मेरे ख्याल से वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया होगा और ब्लॉक 2 में 3 चैप्टर्स है, अगर मैं उसको कवर कराने की कोशिश करूँ तो वो वीडियो फिर से हम समझते हैं या समझ लीजिए कि आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 2 ढाई घंटे का हो जाएगा और तब तक सुबह होने वाला हो जाएगा, मतलब 3 बज जाएगा, तो समझ लीजिए सुबह हो जाएगा, फिर मैं सो नहीं पाऊँगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय।